समुद्र में हलचल तेज हो गई जब भारतीय नौसेना ने मुंबई तट से लगभग 100 नॉटिकल माइल की दूरी पर 3 विशाल विदेशी तेल टैंकरों को रोककर अपने नियंत्रण में ले लिया। ये कार्रवाई केवल एक नियमित समुद्री जांच नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर कदम था। नौसेना द्वारा जारी आधिकारिक फुटेज में जिन जहाज़ों को दिखाया गया, उनकी पहचान अलजासिया, अस्फ स्टार और स्टेलर रब्बी के रूप में हुई है। ये तीनों पोत आकार और क्षमता के लिहाज से अत्यंत बड़े माने जाते हैं और प्राथमिक जानकारी के अनुसार इनमें कच्चा तेल भरा हुआ था। वर्तमान में इन्हें भारतीय तटरेखा के निकट लाकर विस्तृत जांच प्रक्रिया के दायरे में रखा गया है, जबकि इनके चालक दल को भी निगरानी में लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े किए हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि ईरान और भारत के बीच पारंपरिक रूप से ऊर्जा सहयोग के रिश्ते रहे हैं। हालांकि बीते कई महीनों से भारत ने ईरान से तेल आयात नहीं किया है। ऐसे परिदृश्य में जब ये जहाज भारतीय समुद्री क्षेत्र के करीब सक्रिय पाए गए, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सतर्क होना अनिवार्य हो गया। नौसेना के अधिकारियों के अनुसार जब इन पोतों से माला समुद्री प्रोटोकॉल के तहत दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी औपचारिकताएं प्रस्तुत करने को कहा गया, तब किसी रूप से उनके पास महज अनुमति और स्पष्ट डिलीवरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। समुद्री कानूनों के तहत ये स्थिति गंभीर मानी जाती है, क्योंकि किसी भी विदेशी पोत को भारतीय समुद्री क्षेत्र के निकट परिचालन के लिए पारदर्शी दस्तावेजों की प्रामाणिक आवश्यकता होती है। प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि तीनों टैंकर कच्चे तेल से लदे हुए थे। चूंकि भारत वर्तमान में ईरान से तेल नहीं खरीद रहा, इसलिए ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि ये खेप किसके लिए थी और किस बंदरगाह पर इसकी आपूर्ति प्रस्तावित थी। जांच एजेंसियां इस संभावना की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं ये मामला अवैध व्यापार या प्रतिबंधों को दरकिनार करके की जा रही आपूर्ति से तो संबंधित नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो ये केवल समुद्री नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थों वाला विषय बन सकता है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि केवल तेल की उपस्थिति ही जांच का एकमात्र केंद्र नहीं है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इन पोतों का उपयोग किसी अन्य प्रतिबंधित सामग्री की ढुलाई के लिए तो नहीं किया जा रहा था। वैश्विक स्तर पर समुद्री मार्गों का उपयोग कभी-कभी तस्करी, अवैध वित्तीय लेन-देन या प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता रहा है। इसी कारण भारतीय नौसेना ने जहाज़ों को रोका और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किए। जहाज़ों की नेविगेशन डेटा, संचार रिकॉर्ड और कार्गो मैनिफेस्ट की बारीकी से समीक्षा की जा रही है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उनकी वास्तविक मंशा क्या थी। इस कार्रवाई को किसी बाहरी दबाव या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन से जोड़कर देखना अभी समय से पूर्व होगा। आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट किया गया है कि ये कदम पूरी तरह भारतीय समुद्री अधिकार क्षेत्र और कानूनों के अनुरूप उठाया गया है। भारत के समुद्री सीमाओं में प्रवेश करने या उसके निकट परिचालन करने वाले किसी भी पोत को निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। दस्तावेजों की अनुपलब्धता और गतिविधियों की अस्पष्टता ने संदेह को जन्म दिया, जिसके बाद ये हस्तक्षेप किया गया। ये घटना व्यापक संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है। दुनिया के लगभग 60 से 70% समुद्री व्यापारिक यातायात का मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऊर्जा आपूर्ति, कंटेनर परिवहन और सामरिक संसाधनों की आवाजाही के लिए ये क्षेत्र अत्यंत सामरिक है। पिछले एक दशक में समुद्री तस्करी, अवैध शिपिंग नेटवर्क और प्रतिबंधों से बचने के प्रयासों में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में भारत ने स्वयं को इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार और सक्रिय समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सतर्कता केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की व्यापक समुद्री रणनीति का हिस्सा है। भारत लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में नेवल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना भी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। यदि किसी पोत की गतिविधियां संदेहास्पद प्रतीत होती हैं, तो त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक माना जाता है, ताकि संभावित जोखिम को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके। आगे की प्रक्रिया अब जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। यदि ये साबित होता है कि जहाजों ने भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन किया है, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कार्गो की जब्ती, आर्थिक दंड या अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि किसी विदेशी इकाई की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो कूटनीतिक स्तर पर भी संवाद या कठोर रुख अपनाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि समुद्री सुरक्षा अब केवल युद्धपोतों और रक्षा अभ्यासों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्थिक पारदर्शिता, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक हितों से भी सीधे जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना की ये कार्रवाई एक संदेश देती है कि देश अपने समुद्री सीमाओं और कानूनों के प्रति सजग है और किसी भी अनियमित गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करेगा। अंतिम निष्कर्ष आने तक जांच जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल इतना निश्चित है
है कि भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रियता और सतर्कता का परिचय दिया है। इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू समुद्री कानून और अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुसार किसी भी देश की तटरेखा से 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र उसका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, जहां वो संसाधनों की सुरक्षा और निगरानी का अधिकार रखता है। यदि कोई विदेशी पोत इस दायरे में संदिग्ध गतिविधि पाया जाता है तो संबंधित राष्ट्र को पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई का पूर्ण अधिकार होता है। भारतीय नौसेना ने इसी कानूनी आधार पर हस्तक्षेप किया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये कदम स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप था। दूसरा पहलू ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है, जो किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय होता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में यदि कोई अघोषित या अनाधिकृत खेप समुद्री मार्ग से प्रवेश करती है तो उसका न केवल आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि नीति निर्माण की पारदर्शिता पर भी प्रश्न खड़े कर सकती है। इसलिए संबंधित एजेंसियां ये जानने में विशेष रुचि ले रही हैं कि इन टैंकरों का वास्तविक खरीदार कौन था और भुगतान व्यवस्था किस माध्यम से प्रस्तावित थी। तीसरा पहलू वित्तीय प्रतिबंधों और वैश्विक अनुपालन तंत्र से संबंधित है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते तेल या अन्य संसाधनों की आपूर्ति जटिल वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से की जाती है, जिससे मूल स्रोत और अंतिम गंतव्य को छिपाया जा सके। यदि जांच में ऐसे किसी तंत्र का संकेत मिलता है तो ये मामला केवल समुद्री नियमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वित्तीय जांच एजेंसियों की भागीदारी भी आवश्यक हो सकती है। चौथा पहलू खुफिया समन्वय का है। समुद्री निगरानी केवल रडार या गश्ती पोतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सैटेलाइट चित्र, स्वचालित पहचान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और अंतर्राष्ट्रीय सूचना साझाकरण शामिल है। ये संभावना प्रबल है कि इन जहाज़ों की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जा रही थी और उनकी असामान्य गति या मार्ग परिवर्तन ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार की समन्वित व्यवस्था भारत की समुद्री निगरानी क्षमता में आई तकनीकी प्रगति को भी दर्शाती है। पांचवा पहलू चालक दल की स्थिति और अधिकारों से जुड़ा है। किसी भी जांच के दौरान क्रूज मेंबर्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानकों के अनुरूप व्यवहार करना आवश्यक होता है। उनसे पूछताछ की प्रक्रिया, उनके दस्तावेजों की जांच और उनके दावों का सत्यापन कानूनी ढांचे के भीतर किया जाता है। यदि चालक दल ये साबित कर देता है कि उन्हें वास्तविक गंतव्य या कार्गो की प्रकृति की जानकारी नहीं थी, तो जिम्मेदारी का निर्धारण अलग स्तर पर किया जाएगा। छठवां पहलू कूटनीतिक संवाद का है। यदि जहाजों की उत्पत्ति या स्वामित्व किसी विदेशी कंपनी या राष्ट्र से जुड़ा पाया जाता है तो संबंधित दूतावास या राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाएगा। ये प्रक्रिया तनाव को कम करने और तथ्यों को स्पष्ट करने में सहायक होती है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच के निष्कर्षों पर आधारित होगा, फिर भी कूटनीतिक संवाद समन्वित रूप से चलता रहेगा। सातवां पहलू समुद्री बीमा और शिपिंग उद्योग को प्रभावित करता है। किसी भी बड़े टैंकर की जब्ती या रोक से बीमा कंपनियां, चार्टर एजेंसियां और लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं। यदि ये सिद्ध होता है कि जहाजों ने नियमों का उल्लंघन किया तो बीमा दावों और अनुबंधों पर भी असर पड़ सकता है। इससे वेस्टर्न शिपिंग कंपनियों को ये संदेश जाएगा कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में संचालन के दौरान अनुपालन में कोई ढिलाई अस्वीकार्य नहीं है। आठवां पहलू रेखीय सुरक्षा सहयोग का है। हिंद महासागर क्षेत्र में कई देश संयुक्त अभ्यास और सूचनात्मक साझेदारी के माध्यम से समुद्री अपराधों पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सूचना साझा की जा सकती है, जिससे ये समझा जा सके कि क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य पोत भी सक्रिय हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।